नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, डल लेक से लेकर धनुषकोटी तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दिया। सिर्फ देशभक्ति के तराने सुनाई दिए। जिन शहरों से, जिन राज्यों से, जिन इलाकों से हिंदू और मुसलमानों के बीच तकरार की खबरें आती थी, जहां से नफरत और टकराव की तस्वीरें आती थी, आज उन शहरों में एकता और भाईचारे के नारे सुनाई दिए। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हाथ में तिरंगा, दिल में तिरंगा और जुबां पर देशभक्ति के नारों की गूंज। देश भर से जो तिरंगा यात्रा की खबरें आई, वो उत्साहित करने वाली है, गौरवान्वित करने वाली है। आज देश प्रेम का जो जज्बा दिखाई दिया, आज देश की आम जनता ने जो कहा, जो मैसेज दिया, वो पूरी दुनिया के लिए संदेश है। लोगों ने कहा कि तिरंगा प्रतीक है देश की एकता और अखंडता का। यह प्रतीक है अनेकता में एकता का। हाथ में तिरंगे लिए देशभक्ति के गाने गाते आम लोग की तस्वीरें आज दिल्ली, भोपाल, खरगोन, इंदौर, शाजापुर, पटना, कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, सहारनपुर, अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, राजकोट, बड़ौदा, मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, जम्मू, श्रीनगर, लेह, गुवाहाटी, गंगटोक से लेकर हैदराबाद और चेन्नई तक हर शहर से आई। सिर्फ तिरंगा दिखाई दिया। गली गली में देशभक्ति से भरे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं दिखाई दिए। और खास बात यह कि आज जुमे का दिन है। जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों में देशभक्ति के तराने बजे। मदरसों में बच्चों को तिरंगे की इंपॉर्टेंस बताई गई। मौलवियों ने वतन परस्ती और वतन से मोहब्बत पर तकरीरें की। जिन लोगों को मुस्लिम भाइयों की देशभक्ति पर थोड़ा भी शक होता है, उन्हें आज की ये तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीरें सबूत हैं इस बात का कि जब बात देश की होगी, जब मामला तिरंगे की शान का होगा, तो हर हिंदुस्तानी के हाथ में तिरंगा होगा। जब बात तिरंगे की होगी, तो हर जुबान पर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा होगा। आज देश के ज्यादातर शहरों में जुमे के नमाज के बाद हजारों मुस्लिम भाइयों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़क पर यात्रा निकाली। देशभक्ति की नारों की गूंज सुनाई दी। ये तस्वीरें देखेंगे तो गर्व से आपका सीना भी चौड़ा हो जाएगा। तस्वीरें मध्य प्रदेश के शाजापुर की हैं। जुमे की नमाज के बाद हजारों मुस्लिम शहर की सड़कों पर निकले, बाजार में जुलूस निकाला, तिरंगे के सम्मान में नारे लगाए। जब बाजार में बड़े बड़े स्पीकर्स के जरिए देशभक्ति के गाने गूंजे, तो पूरा माहौल राष्ट्रभक्ति की भावना से लबरेज हो गया। आज पूरा शाजापुर शहर तिरंगामय हो गया था। जिन सड़कों से तिरंगा यात्रा गुजरी, वहां लोगों का जज्बा देखते ही बनता था। लोगों ने अपने घरों की छतों से, खिड़कियों से इस तिरंगा यात्रा को देखा। देशभक्ति के नारों और गीतों की गूंज से हर शख्स के अंदर जोश उमड़ा है। तिरंगा यात्रा में शामिल मुस्लिम समाज के लोगों ने आज कहा, देश की आजादी में सबका बराबर का योगदान है, इसलिए आजादी के 75 साल का जश्न भी सब मिलकर मनाएंगे।
इसी मिट्टी में जन्मे हैं, इसी को जान कहते हैं। जहाँ वाले इसे यूं ही नहीं जीशान कहते हैं। सभी धर्मों की खुशबू से हमेशा ये महकता है। इसी प्यारे से गुलदस्ते को हिंदुस्तान कहते हैं। ये बात सही है कि आज़ादी में हर हिंदुस्तानी की भूमिका थी। अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर लड़े, आज़ादी हासिल की। अब आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हमें यह संकल्प लेना है कि मिलजुल कर आज़ादी की रक्षा करेंगे, हिंदुस्तान को फिर से दुनिया का सिरमौर बनाएंगे। मध्य प्रदेश के शाजापुर की तस्वीरें इसलिए खास हैं क्योंकि कुछ ही महीने पहले की बात है। खरगोन की हिंसा को लेकर मध्य प्रदेश में हिंदू और मुसलमान की दूरियों की बहुत चर्चा हुई, लेकिन आज इन तस्वीरों ने दिखा दिया जब सवाल देश की आन बान शान का हो तो हर हिंदुस्तानी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर हर घर तिरंगा अभियान के असली प्रोग्राम कल से शुरू होंगे। 13 से 15 अगस्त तक ये मुहिम चलनी है। तिरंगा यात्रा को लेकर लोगों के जोश को देखते हुए प्रशासन भी पूरी ताकत लगाकर लोगों को सपोर्ट कर रहा है। सरकार की तरफ से कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसमें लोगों को आज़ादी के आंदोलन और तिरंगे के इतिहास के बारे में बताया जाता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे शाजापुर के अलावा मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में गुजरे। वहां से भी इसी तरह की तस्वीरें आई, लेकिन चूंकि वक्त कम है और कोशिश है कि मैं आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाऊं, इसलिए मध्य प्रदेश की बाकी तस्वीरें तो नहीं दिखा रहा हूं। मैं आपको उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद निकली तिरंगा यात्रा की कुछ झलकियां दिखाता हूं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की हैं। पुराने लखनऊ के हैदरगंज इलाके में लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। अबू बकर मस्जिद में जुमे के नमाज के बाद मुस्लिम भाई इकट्ठा हुए और देशभक्ति का नारे लगाए। क्योंकि लखनऊ शेरो शायरी का शहर है, इसलिए लोगों ने शायरी के जरिए ही देश के प्रति अपनी मोहब्बत का इजहार किया। कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। वतन से हो मोहब्बत यही इस्लाम कहता है, वतन से हो मोहब्बत यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जोश हर भारतीय में होना चाहिए तिरंगे के लिए, खासकर तिरंगे के लिए ये जोश हर भारतीय में होना चाहिए और उसको अपनी आन बान शान से जोड़कर रखना चाहिए। मन में एक जोश है, एक जज्बा है, ये हमारे दिलों के अंदर ये बसा हुआ है और इंशाल्लाह हम लोग करते हैं, यूं भी करते थे पहले भी, लेकिन अब से कुछ ज्यादा बड़े स्तर पे हो रहा। लखनऊ में इस्लामिक सेंटर की तरफ से तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली की संस्था में पढ़ने वाले सैकड़ों छात्र हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय बोलते हुए इस रैली में शरीक हुए। इस्लामिक सेंटर तो आज बस रिहर्सल था। 15 अगस्त तक इस तरह के कई प्रोग्राम होंगे जिसमें छात्रों के अलावा बाकी लोगों को भी आजादी के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। आज तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोगों ने कहा, देश का राष्ट्र ध्वज एक ऐसा धागा है जो सारे हिंदुस्तानियों को एक सूत्र में बांधता है।
इस झंडे के नीचे सभी देशवासी बिना किसी भेदभाव के खड़े होते हैं। इसलिए यह हर शख्स का फर्ज है कि वो आज़ादी के जश्न को जोर शोर से मनाए और साथ ही उन लोगों को सलाम करें जिन्होंने अपनी कुर्बानियां देकर देश को आज़ादी दिलाई। भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। एक धारा है जो हम सबको एक सूत्र में बांधे हुए है कि सबसे पहले हम हिंदुस्तानी हैं और देश सबका है और इस देश के लिए जिन लोगों ने आज़ादी दी है उनकी कुर्बानियों को याद करना भी हम सबके लिए ज़रूरी है। इसलिए जो देश की आज़ादी के 75 साल हो रहे हैं, ये इसका जश्न मनाना, इसमें खुशियां मनाना, ये हम तमाम लोगों का मुल्की फरीज़ा है, मजहबी फरीज़ा है और एक अच्छे शहरी के नाते जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनको याद करना भी ज़रूरी है। इसलिए मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाने वाला है पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, और जो नई नस्ल है वो कम से कम इस बात को याद ज़रूर रखेगी कि हमारा मुल्क कितनी मुश्किलों और कितनी दुश्वारियों के बाद आज़ाद हुआ था। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को नेशनल फेस्टिवल की तरह मनाया जाना चाहिए। यंग जनरेशन को इसकी अहमियत के बारे में बताना चाहिए। इस्लामिक सेंटर में कल से आज़ादी मेला शुरू होगा। 3 दिन तक चलने वाले इस आज़ादी मेले में छात्रों को आज़ादी के नायकों के बारे में, हीरोज़ के बारे में जानकारी दी जाएगी। हमारा अजीम शान मुल्क इस साल अपने आज़ादी के 75 साल मना रहा है और बच्चों के अंदर एक नेशनल स्पिरिट पैदा करने के लिए, और जो हम लोगों ने अपील की है कि इस ओकेजन को बड़े पैमाने पर एज अ नेशनल फेस्टिवल सब लोग सेलिब्रेट करें। और उसी के साथ साथ 13, 14, 15 को यहाँ पे आज़ादी मेला लगाया जा रहा है, जिसमें जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जो मुजाहिदीन आज़ादी थे, उनकी क्या कुर्बानियाँ थीं, उससे बच्चों को और यंग जनरेशन को खासकर वाकिफ़ कराया जा सके। इसी नेशनल स्पिरिट से हम लोगों को इस फेस्टिवल को मनाना चाहिए, जिससे कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पर ये एक मैसेज दे सकें कि हर हिंदुस्तानी को अपने मुल्क से किस कदर अक़ीदत और मोहब्बत है। ये वाकई में जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मैसेज जाए। गुरुग्राम से जो तस्वीरें आई वो दिल को छू लेंगी। गुरुग्राम में जुमे की नमाज तिरंगे के सामने पढ़ी गई। नमाज से पहले मुस्लिम भाइयों ने तिरंगा फहराया, तिरंगे को सलाम किया, राष्ट्रगान गाया, उसके बाद नमाज पढ़ी और फिर पूरे देश में भाईचारे और अमन के लिए दुआ की। भारत माता के वंदे वंदे वंदे, भारत माता के भारत माता के। जुमा की नमाज जो कि ठीक 15 अगस्त से पहली जुमा है, इस जुमा की नमाज में तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर और फिर हम जुमा की नमाज अदा करेंगे। और जुमा की नमाज के बाद में पूरे देश में अमन शांति के लिए, कौमी एकता के लिए मजबूत करने के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। हम सबकी ये सहमति बनी है कि हर जुम्मा में, और बल्कि गुड़गांव ही नहीं, हमने पूरे देश के मुस्लिम समाज से, जो हमारे आलिम और उलेमा है और जो हिंदू समाज के भी जो धर्म गुरु हैं, उन सब से हमने ये अपील करी थी कि अपनी इबादत घरों में, इबादत गाहों में सब जो इबादत से पहले तिरंगा फहराएं, उसके बाद अपनी पूजा करें और नमाज अदा करें जुमा की। मुंबई में नमाज के बाद तमाम इलाकों में मुस्लिम भाई तिरंगा बांटते नजर आए। मुंबई में घर घर तिरंगा पहुंचाने का जो अभियान चलाया गया है, उसमें मस्जिदों के मौलवियों और मौलानाओं के अलावा मुस्लिम संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल दिखाई दिए। मुंबई में हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर गजब का जोश दिखा। मौलानाओं ने कहा, वैसे तो हर साल 15 अगस्त को तिरंगा फहराया जाता है, लेकिन इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव है, इसलिए जोश ज्यादा है। इस मौके पर देश भी देखेगा मुसलमान भी मुल्क पर मरता है। मुसलमान की मुल्क से मोहब्बत किसी से कम नहीं है।
15 अगस्त के मौके पर पूरे हिंदुस्तान कोने कोने पर तिरंगा लहराया जाएगा, हर घर पे तिरंगा लहराया जाएगा। अब मैं 2 शब्द कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐ खाके वतन तेरे निगहबान बहुत हैं, अब भारत की हिफाजत के लिए मुसलमान बहुत हैं। यकीनन यही तो दुआ है, क्योंकि हमारे रसूल ने, हमारे पैगंबर ने इस मुल्क के लिए, जहां रहते हैं आप, जिस मुल्क में पैदा होते हैं, जिस मुल्क में खाते और पीते हैं, जिस मुल्क में बसते हैं, जिस मुल्क में आपकी जमीन है, जिस मुल्क पर आप जीते हैं और जिस मिट्टी में आप दफन हो जाते हैं, उस मिट्टी से प्यार जो है ना वो अटूट है। और ये अटूट प्यार कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। और ये तिरंगा जो है ना, ये हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी जान है, और इसके लिए हम हर एक पर कुर्बान हैं। हिंदू हो या मुस्लिम हो, हिंदुस्तान से प्यार मोहब्बत सबको होना चाहिए, क्योंकि जिस देश में रह रहे हो उससे मोहब्बत नहीं किए तो हमारा दीन भी नहीं कहता है कि उससे मोहब्बत ना करे। तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हिंदिया, हाँ बस यही एक चीज है। बहुत अच्छी पहल है। मैं तिरंगा के हवाले से आमतुल मुस्लिमीन तमाम मुसलमानों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में और जहाँ भी हो आप तिरंगे के साथ हो। चूँकि जब हम बैरून मुल्क जाते हैं तो यही तिरंगा हमारी शनाख्ती पहचान है, हम इसके जरिए पहचाने जाते हैं। क्रॉफर्ड मार्केट में साउथ मुंबई की सबसे पुरानी जुमा मस्जिद है। आज जुमे की नमाज के बाद यहाँ नमाजियों को तिरंगे दिए गए। बड़े हों या बुजुर्ग, सभी ने हाथों में तिरंगा लिए भारत माता के जय के नारे लगाए। कुछ लोग तो बारिश के बीच भी तिरंगा लिए खड़े थे। उनका कहना था, तिरंगा देश की आन बान और शान है, हर शख्स को तिरंगे पर गर्व होना चाहिए। आजादी के 75 साल के जश्न को पूरे जोश और खरोश से मनाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, माता की, हम हैं ना तो सब है। हम यानी हिंदू और मुस्लिम अगर साथ है तो ये पहले है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आदमी पैदा होता है तो उसका शनाख्ती होता है कि वो हिंदुस्तानी पहले है, फिर बाद में हिंदू और फिर बाद में मुस्लिम है। तो ये चीज़ बहुत मायने रखता है ये ज़िंदगी में। अगर इसकी इज्जत है ना तो देश किधर भी पीछे नहीं हटेगा। ये जो काम हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। लोगों का काम है कहीं ना कुछ भी अनाप शनाप बोलने दो। मेरा सिर्फ आपसे ये गुजारिश है लोगों से कि हम जैसा ईद बनाते हैं इसी तरह हमारा ये 75वां इंडिपेंडेंट डे है, इसी को दिल खोल कर मनाइए। मेरा ये मैसेज है लोगों को, जितना हो सके बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इसमें और दिल खोल के बनाइए। अच्छी बात है, लोगों ने दिल खोलकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। कहीं कोई औपचारिकता नहीं थी, फॉर्मेलिटी नहीं थी। तिरंगे के प्रति सम्मान दिखाने का, देशभक्ति के प्रति जज्बा पेश करने का, जिसको जो जरिया समझ में आया उसने अपनी भावनाएं वैसे ही व्यक्त की। कहीं तिरंगे के सामने खड़े होकर राष्ट्रगान हुआ, कहीं नमाज के बाद तिरंगे को लेकर तकरीर हुई, कहीं तिरंगे के साथ जुलूस निकाला गया, किसी ने देशभक्ति के गीत गाए। कुछ जगहों पर लोगों की संख्या कम थी लेकिन जोश में कमी नहीं थी। मैं आपको मुंबई की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। वडाला में जुमे के नमाज के बाद तमाम नमाजी मस्जिद के सामने खड़े होकर तिरंगा लेकर देशभक्ति के तराने गाने लगे। हैरानी की बात यह कि जुमे की नमाज होनी थी, स्वतंत्रता दिवस का मौका है, इसलिए मस्जिद के बाहर पुलिस भी तैनात थी। इस बार खास दुआ ये है कि हमारे तिरंगे के इन रंगों में जो खुशहाली, अमन और देश में एकता और भाईचारे का पैगाम इन रंगों में है, ये झंडे से उतार करके हम लोगों में फैलाएं। ये हमारी कामना है, दुआ भी है और कोशिश भी है। जिनका काम है सियासत वो जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे हम ये मोहब्बत फैलाना चाहते हैं और तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, ये हमारा स्लोगन है। 75 ईयर्स हो गए हमारे कंट्री को आज़ाद होकर, फ्रीडम हैप्पीनेस है हमारे लिए। हमारी मार्केट भी सजी हुई है, हमारे इमाम साहब ने जैसा कहा, हमारे लिए तो एक खुशी का अवसर है, हमेशा से रहा, हमेशा से हम लोग मनाते हुए आ रहे। ये बार थोड़ा ज़्यादा अच्छे से, ये हमारे मार्केट का रूल्स है, हर साल हम लोग फैलाते हैं। गर्व की बात है कि मुंबई हो, दिल्ली हो, लखनऊ हो, तमाम शहरों में जितने तिरंगे फहराए गए उससे कहीं ज्यादा तिरंगे कश्मीर में फहराए गए। कश्मीर के जिन इलाकों में लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने से डरते थे, अब उन्हीं इलाकों में छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लहराते हुए सड़कों पर निकल आए। ये तस्वीरें देखकर किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व होगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उरी के स्कूल की हैं। स्टूडेंट्स तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और साथ ही
वतन की सलामती के गीत गा रहे हैं। रैली में कमोबेश 500 बच्चों और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। इस रैली का मकसद व मुद्दा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचाई जाए कि तिरंगे की अहमियत और इफादियत क्या है, और ये तासुर दिया गया कि हर घर, हर गली, हर महल्ला में ये तिरंगा लहराना चाहिए। कश्मीर में जो सबसे अच्छी बात मुझे दिखाई दी वो है आज़ादी के पर्व को लेकर नौजवानों का जोश। आज साउथ कश्मीर में एनसीसी के स्टूडेंट्स ने तिरंगा यात्रा निकाली और गांव-गांव जाकर हर घर में तिरंगा फहराने की कसम खाई। श्रीनगर की डल लेक के पानी में भी आज सिर्फ तिरंगे ही तिरंगे दिखाई दे। डल लेक पर चल रहे शिकारों में बोट्स में जो तिरंगे लगे थे उनकी परछाई डल लेक के पानी में तिरंगों की छाप थी। असल में आज डल लेक में बोट रेस का आयोजन किया गया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत सूबे के कई बड़े अफसर मौजूद थे। हर बोट पर तिरंगा था और साथ ही थे देशभक्ति के नारे लगाते लोग। मनोज सिन्हा ने लोगों से अपील की कि कल से लेकर 15 अगस्त तक हर कश्मीरी अपने घर पर तिरंगा जरूर लगाए। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि बीजेपी तिरंगे को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। महबूबा के मुताबिक सभी ने आजादी के लिए बहुत कुर्बानियां दी, संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन बीजेपी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आज से पहले कभी तिरंगे का सम्मान नहीं हुआ। हालांकि इन सियासी बातों से दूर कश्मीर में तिरंगा यात्रा को लेकर जोश दिखाई दे रहा है। कश्मीर नहीं बल्कि जम्मू में भी हर घर तिरंगा मुहिम को लेकर जबरदस्त उत्साह है। स्कूलों में नहीं बल्कि मदरसों में भी तिरंगा लहराते हुए दिखाई दिया। जम्मू के दावत इस्लामी हिंदू मदरसे में छात्रों और टीचर्स दोनों ने तिरंगा फहराया और सारे जहां से हिंदुस्तान का गीत गाया। हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां। ये 15 अगस्त का प्रोग्राम जो है हमने आज से स्टार्ट किया है, तो मैं ये तमाम अपने साथियों से दरख्वास्त करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप भी इसी तरह का 15 अगस्त जो है वो मनाएं, आज़ादी का दिन जो है वो मनाएं, खुशी का दिन मनाएं। हमने हिंदुस्तान में रहना है तो प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है, तभी हम इस देश को आगे लेकर चल पाएंगे, तभी हमारा मुस्तकबिल जो है वो सुधरेगा। अगर हम इन्हीं साजिशों में, इन्हीं प्रोपेगेंडा में अगर हम मिल गए तो हमारा आने वाला मुस्तकबिल जो है, आने वाले जो स्टूडेंट हैं, आने वाले जो तलबा हैं, आने वाले जो भी हजरात हैं, उनकी लाइफ जो है वो नहीं सुधर पाएगी। अगर हमने अपनी लाइफ को सुधारना है तो हमें प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है, और मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, हमने प्यार और मोहब्बत के साथ रहना है और हिंदुस्तान हमारा देश है, इस पर हमें फ़ख्र है। सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया और हमें हिंदुस्तान में पैदा किया। और उसके बाद हम अपने प्रिंसिपल साहब का बहुत शुक्र अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया। और फिर उसके बाद हम
हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम जो है ये हिंदुस्तान में पैदा हुए, और इससे अच्छा देश तो हम इस वक्त किसी को नहीं पाते। और हमें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि हम जो हैं इस वक्त हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं। हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी का जो घर घर परचम पहुंचाने की एक मुहिम में शामिल है और कोशिश कर रही है कि घर घर तिरंगा लहराया जाए और घर घर ये झंडा पहुंच जाए और अमन का पैगाम पहुंच जाए। हम तमाम लोगों को जितने भी सियासी पार्टियां हैं सबको भी साथ लेके जा रहे हैं, किसी एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि हम सब के साथ हैं। और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फ़ख्र है हम भारतीय हैं, और इसी भारतीय होने के नाते हम तिरंगा को अपने दिल में बसाए हुए हैं, जहाँ सिर्फ घर पर नहीं लगाए हैं बल्कि हमारे दिलों में इसके लिए मोहब्बत है। हमारे दिलों में ये तिरंगा बसा हुआ है। इसी दिल की मोहब्बत के साथ हम अपने घरों पर भी लहरा रहे हैं और तमाम अपने बच्चों को, अपने मानने वालों को, अपने जानने वालों को यही पैगाम दे रहे हैं कि 15 अगस्त को अपने अपने घर में तिरंगा लहराएं और खुशी का इजहार करें, अमन का पैगाम आम करें। एक वक्त था जब मदरसों में राष्ट्रगान के लिए, देशभक्ति के गीतों के लिए जगह नहीं होती थी। इस बात को लेकर कंट्रोवर्सी होती थी। यह आरोप लगता था कि मदरसों में राष्ट्रगान नहीं होता, तिरंगा नहीं फहराया जाता। लेकिन आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर कोई बढ़ चढ़कर शामिल हो रहा है। स्कूल हो या फिर मदरसे हो, हर जगह तिरंगा लहराते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है कि जम्मू कश्मीर और लेह में तैनात सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी इस तरह के प्रोग्राम्स आयोजित कर रहे हैं। लेह में ITBP की तरफ से स्कूल में तिरंगे बांटे गए, स्टूडेंट्स को देश की आज़ादी के संघर्ष के बारे में बताया गया और बच्चे भी पूरे जोश से नारे लगा रहे थे। सिक्किम में भी ITBP ने हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाया। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक के MG रोड पर लगे तिरंगे पर ITBP ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। यहां पर सिविलियंस के साथ साथ ITBP करीब 1000 जवान और उनके परिवारों के सदस्य मौजूद थे। ITBP के जवानों ने लोगों को फ्लैग कोड के बारे में जानकारी दी। चीन से सटी भारत की सभी सीमाओं पर ITBP हर घर तिरंगा यात्रा को ऑर्गेनाइज कर रही है। जो बात आज देश के तमाम अलग अलग इलाकों में मुस्लिम भाइयों ने, बहनों ने कही, वो सुनने वाली है, समझने वाली है। तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है। देश के बाहर यही तिरंगा हर हिंदुस्तानी की पहली पहचान है। ये तिरंगा वो छत्र छाया है जिसके अंदर हर हिंदुस्तानी सुरक्षित है। ये वो प्रतीक है जो हर हिंदुस्तानी को गर्व की अनुभूति कराता है। ये वो निशान है जिसकी शान की खातिर आज़ादी के लाखों परवानों ने हंसते हंसते खुद को कुर्बान कर दिया था। ये किसी कौम का नहीं है, ये तिरंगा किसी एक मजहब का नहीं है, ये तिरंगा किसी एक इलाके का नहीं है। ये तिरंगा हर भारतीय का, हर हिंदुस्तानी का, हर एक नागरिक का है। हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने तिरंगे को कभी झुकने नहीं दिया, कभी गिरने नहीं दिया, इसकी शान में कभी दाग नहीं लगने दिया। अब ये हम सबकी जिम्मेदारी है, तिरंगे की शान को और बढ़ाएं, घर घर तिरंगा फहराएं। कभी कभी जब कुछ घटनाएं होती हैं तो लगता है कि देश प्रेम में कुछ कमी आई है, तिरंगे के कुछ रंग शायद फीके पड़ने लगे हैं। लेकिन आज जो तस्वीरें दिखाई दी, जो जज्बा सामने आया, जो नारे आज गूंजे, उन्होंने सारे शक, सारे शुभों सबको मिट्टी में मिला दिया।
मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा कि उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की अपील करके देशवासियों को देश के प्रति अपने जज्बे को प्रकट करने का एक मौका दिया। इससे एकता, सामाजिक सद्भाव की जड़ें और मजबूत होंगी और दुनिया में जो भारत के दुश्मन हैं उनको ये बात समझ में आएगी कि भारत अनेकता में एकता का देश है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर देशभक्ति का जज्बा आज गली गली में, घर घर में, हर सड़क पर है। इस वक्त न्यूयॉर्क से एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला हुआ है। सलमान रुश्दी पर जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त वो स्टेज पर लेक्चर देने पहुंचे थे। सलमान रुश्दी बोलना शुरू करते उससे पहले ही भीड़ के बीच से एक शख्स दौड़ता हुआ आया, उनके पास पहुंचा और चाकू से सलमान रुश्दी पर हमला कर दिया। सलमान रुश्दी को फर्स्ट एड के बाद हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। हमलावर भी पकड़ा गया है। सलमान रुश्दी की हालत कैसी है इस पर कोई अपडेट तो अभी नहीं मिला है और जैसे ही अपडेट आएगा, जैसे ही कोई खबर मिलेगी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त आपको बता देता हूं कि सलमान रुश्दी 1988 में अपनी किताब दी सैटेनिक वर्सेस को लेकर विवादों में आए थे। इस किताब को लेकर मुस्लिम समाज में काफ़ी आक्रोश था। एक मौलवी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया था। रुश्दी को जान से मारने वाले को $3 मिलियन यानी करीब 24 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया गया था। अब सियासत की बात कर लेते हैं। बिहार में बदलाव के बाद विपक्ष की हसरतें जोर पकड़ने लगी हैं। पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। आज तेजस्वी यादव दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले, सीताराम येचुरी से मिले, बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की लामबंदी की वकालत की और जब तेजस्वी दिल्ली पहुंचे थे उसी वक्त से जेडीयू के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि विपक्ष एकजुट हो जाए, मिलकर लड़े तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हमारे पास है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए बिल्कुल फिट हैं। जेडीयू की रणनीति भी तैयार है। कहां कितनी सीटों पर बीजेपी को हराना है इसका फॉर्मूला उनका दावा है कि उन्हें मिल गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने लालू यादव से मिलकर उन्हें यह फॉर्मूला बता भी दिया। ललन सिंह ने कहा कि मोदी को हटाना कोई मुश्किल काम नहीं है। 2024 में बीजेपी को 40 सीटों पर चुनाव हरवा देंगे और काम हो जाएगा और बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। लालू जी से आशीर्वाद लिए हैं जी कि 2024 का चुनाव जी उखाड़ फेंकना है। 24 के चुनाव में इनको 40 सीट पर हराने का लक्ष्य निर्धारित करना है। बस 303 हैं और 40 सीट पर जहां हरवाए हम लोग और 40 सीट पर हार इनकी होगी बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से। 2024 के चुनाव में हम लोग भारतीय जनता पार्टी को जो 40 सीट घटने की जरूरत है और उस 40 सीट पर बंगाल, बिहार और झारखंड, इसी 3 राज्य से हम लोग 40 उनका घटाएंगे। ललन सिंह ने जब फॉर्मूला बता दिया तो उनसे यह भी पूछा गया कि भाई प्रधानमंत्री कौन होगा। जवाब मिला नीतीश कुमार से बेहतर कौन है। और इसके बाद पटना में नीतीश कुमार से पूछा गया कि क्या वो नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए तैयार हैं, क्या पटना से दिल्ली जाने की सोच रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री बनने का इरादा है। तो नीतीश कुमार ने थोड़ी नानुकुर की, फिर बोले विरोधी दलों के नेताओं के फोन तो आने लगे हैं, बात तो हो रही है, विपक्ष को एकजुट होना चाहिए, लेकिन पहले पटना के काम निपटा लें, फिर दिल्ली के बारे में सोचेंगे, फिर रणनीति बनाएंगे। देखिए भाई, एक बात हम हाथ जोड़कर के कहते, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। वो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते, छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सबका काम करना और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे, इसके लिए सब मिल करके कोशिश बिहार के सपने को पूरा करेंगे, पीएम बनेंगे। अरे सबकी इच्छा है, पहले ही बता दिया। सर एक सवाल इस तरफ से, सब हमसे मत पूछिए। सर एक सवाल इस तरफ से, सर नेशनल ऑपोजिशन यूनिटी के लिए आपका क्या रोल रहेगा? हम लोग तो चाहेंगे सबको एकजुट करने का, तो उसमें काम पॉजिटिव है, काम कर रहे हैं। बहुत लोगों का फोन आ रहा है, बात हो रहा है, हम सब कर रहे हैं, सब करेंगे। पहले अपना यहाँ का काम करके फिर और जगह पर
पहले यहाँ का काम करेंगे फिर वहाँ का काम करेंगे। नीतीश कुमार करें तो क्या करें, कहा भी ना जाए और रहा भी ना जाए। वो खुद कह नहीं सकते कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सपना क्या देख रहे हैं, इसलिए नीतीश ने ललन सिंह को इस काम पर लगा दिया है। ललन सिंह ने तो आज ये भी बता दिया कि किस राज्य में बीजेपी को कितनी सीटें हरवाएंगे। जेडीयू के अध्यक्ष ने कहा वो गणित समझा दिया और उससे ऐसा लगा जैसे बस अब चुनाव की देर है, रणनीति तैयार है, वो तो जीते पड़े हैं। बंगाल, बिहार और झारखंड में उन सीटों की पहचान भी हो चुकी है जिन पर बीजेपी को घेर कर मोदी को हराया जा सकता है। बंगाल में आज इनके 16 विधायक सांसद हैं, 16 सांसद हैं। कितना जीत के आएंगे बंगाल से? विधानसभा के चुनाव में तो बड़ा तूफान मचाए थे। क्या हुआ? जितने आपके टिकट लेके उधर से लाके जिसको टिकट दिए थे वो सब वापस चला गया तृणमूल कांग्रेस में। बिहार में आज 17 की संख्या में ये है। एक आध सीट अगर जीत जाए तो हम नहीं कर सकते हैं, बाकी 16 वहां से हारेंगे। बंगाल से 16, बिहार से 15, 16, 31, 30 और 6, 7, 8 भी अगर ये घट गए झारखंड में तो 38 वहीं घट गए। इनकी संख्या कितनी है? 303 है। 272 का जादुई आंकड़ा चाहिए तो 31 ही ना ज्यादा है, तो 3 राज्य से 7 हो जाएंगे। ललन सिंह की बातें सुनकर उनकी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता भी थोड़े हैरान हो गए। बीजेपी के नेता भी मजे लेने लगे। सुशील मोदी ने कहा कि 543 मेंबर्स की पार्लियामेंट में जिस पार्टी के 16 एमपीज हैं, जिस पार्टी को बिहार के बाहर कोई जानता नहीं, अगर उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री पद की दावेदारी करे तो फिर उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ होनी चाहिए। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद तक पहुंचाने का ख्वाब दिखाने वालों को पुरानी बातें भी याद करनी चाहिए। यूपी में मायावती और अखिलेश मिले, फिर राहुल और अखिलेश मिले, क्या हुआ सबने देखा। जनता दल यू का झारखंड में क्या प्रभाव है? उनके एक भी विधायक नहीं है। बंगाल में क्या प्रभाव है? उड़ीसा में क्या प्रभाव है? इनको ये गलतफहमी है कि हम तीनों मिल गए हैं या 7 दल मिल गए हैं तो हम बीजेपी का सफाया कर देंगे। वो भूल जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2019 में जब मायावती और अखिलेश यादव दोनों मिल गए तो सारा मीडिया यही रिपोर्ट कर रहा था कि मुस्लिम, यादव, दलित ये तीनों मिल गए हैं, अब तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी। अब परिणाम क्या आया? देखिए, लोग चेहरे को देखकर वोट करते हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बन सकता है प्रधानमंत्री। और नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता 2014 में थी, आज उनकी लोकप्रियता से कई गुना ज़्यादा है। और बीजेपी की जो ताकत और संगठन 2014-15 में था या 2019 में था, उसे कई गुना ज़्यादा आज है। उसने सपना देखने में क्या लगता है? चेहरा कौन होगा बताएं वो, कि नरेंद्र मोदी का कौन मुकाबला करेगा। लोगों से नारा लगवाएंगे देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, और ऊपर से कहेंगे कि मेरी कोई इच्छा नहीं। अगर इच्छा नहीं तो अपने गठबंधन क्यों तोड़ा? तो इसलिए बोलने में क्या लगता है, यहाँ कम कर देंगे, वहाँ कम कर देंगे। इनकी क्या ताकत क्या है, इनकी क्षमता क्या है कि वो कम कर देंगे? बिहार में तो खुद कम हो गए, झारखंड में सफाया हो गया, बंगाल में ही नहीं, और कह रहे हैं कि हम 4 राज्यों के अंदर बीजेपी की संख्या कम कर देंगे। अब चूंकि ललन सिंह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की 16 सीटें कम कर देंगे, तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने रिएक्ट किया। दिलीप घोष ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कोलकाता में ही विपक्ष की रैली हुई थी। जिन पार्टियों के नेता मंच पर थे उनमें से कई का खाता भी नहीं खुला। दिलीप घोष ने कहा, जो लोग मोदी को हराने की बात सोच रहे हैं वो अपना अस्तित्व बचा लें, यही बड़ी उपलब्धि होगी। पिछले बार भी 2019 चुनाव को पहले बहुत बड़े बड़े बात किए थे लोगों ने। जिन लोग ममता बनर्जी का आह्वान पर यहाँ आके ब्रिगेड ग्राउंड में सभा में उपस्थित थे, ऐसे बहुत लोग लोकसभा पहुंच नहीं पाए। बहुत पार्टी का प्रतिनिधि लोकसभा में नहीं है। खुद ममता बनर्जी का 12 सीट कम हो गया था। और पिछले 8 साल का जो काम है माननीय मोदी जी का, दूर दूर तक देश का डंका बज रहा है दुनिया में। और मोदी जी गांव गांव तक इतना पॉपुलर है, बच्चा भी जानता है मोदी जी को। और मोदी जी काम कर रहे हैं, वो आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर जमीन के नीचे तक हर जगह देश का प्रगति दिख रहा है। इसलिए कोई अगर सोचेगा मोदी हार जाएगा तो ये पागलपन है। अपना अस्तित्व बचा ले तो वो अपने लिए ठीक है, उतना ही कर दीजिए। दिलीप घोष की बात सही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले
ममता बनर्जी ने एंटी मोदी मोर्चे की पब्लिक मीटिंग की थी और मुझे याद है कि कोलकाता में ये रैली जनवरी 2019 में हुई थी। मंच पर शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, देवेगौड़ा, अरविंद केजरीवाल, चंद्रबाबू नायडू, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद यादव, सतीश मिश्रा, एमके स्टालिन, बदरुद्दीन अजमल और हेमंत सोरेन जैसे 20 पार्टियों के 25 बड़े बड़े नेता मौजूद थे। अब गौर करने वाली बात है कि उस वक्त तेजस्वी यादव ममता के साथ मंच पर थे। लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। नीतीश कुमार उस समय मोदी के साथ थे तो जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 16 सीटें जीती थी। लेकिन जेडीयू के नेता अब कह रहे हैं कि वक्त बदल गया है, माहौल बदल गया है, अब बीजेपी को हराना मुमकिन है। तो बीजेपी के नेता भी पूछ रहे हैं, आपकी बारात तैयार है, ये ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि दूल्हा कौन है। उन्होंने कहा कि जब हम यूपीए के गठबंधन के लोग बैठेंगे तो 2 मिनट में नेता तय कर देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। मैंने तो उन्हें चुनौती दी है, आप तो हम 1 सप्ताह का समय देते हैं, 1 महीने का समय देते हैं, वो 2 मिनट में नेता तो तय करके दिखा दें कि यूपीए की ओर से प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है और उम्मीदवार कौन है। सोनिया गांधी हैं कि राहुल गांधी हैं कि ममता बनर्जी हैं कि केजरीवाल हैं कि हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। जेडीयू के नेता जानते हैं कि जैसे ही कहेंगे कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे तो एंटी मोदी मोर्चे में तलवारें खिंच जाएंगी, टूट फूट हो जाएगी। इसीलिए आज ललन सिंह ने कहा कि नीतीश अभी पीएम के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उनमें प्रधानमंत्री बनने के सारे गुण मौजूद हैं। हम लोगों ने ये कहा है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए जितने गुण चाहिए, जितनी योग्यता चाहिए, वो नीतीश कुमार जी में उपलब्ध है। तो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होना और योग्य होना, इस देश में और भी कई लोग हो सकते हैं योग्य, कई नेता हो सकते हैं योग्य, लेकिन नीतीश कुमार जी में भी योग्यता है। हम लोगों ने उनसे आग्रह किया है और कुछ दिन के बाद उन्होंने कहा है कि कुछ दिन के बाद अंदर सरकार जो यहाँ बन जाती है और एक सरकार सुचारू रूप से चलने लगती है, तब हम जरूर जाएंगे और दिल्ली जाके सभी दलों के नेताओं से मिलेंगे और सभी को ये कहेंगे कि सब लोग बैठिए और सब लोग बैठ के एक राय पर सहमत हुई और तब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ी। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। ललन सिंह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अभी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनके नाम पर सभी दलों से बात हो सकती है। इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है, ललन सिंह को दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि दिक्कत क्या है और कहां है। जैसे ही जेडीयू के नेताओं ने अपनी दावेदारी शुरू की तो दूसरे विरोधी दलों के नेता सामने आने लगे। समाजवादी पार्टी के लीडर एसटी हसन ने कह दिया 2024 में ऑपोजिशन से पीएम पद का सबसे बड़ा चेहरा अखिलेश यादव होंगे। अभी पीएम पद के लिए बहुत प्री मैच्योर है, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा, हमें ऐसी उम्मीद है। और ये तो एमपी डिसाइड करेंगे कि कौन पीएम होगा। अगर हमारे एमपीज़ की तादाद ज़्यादा होगी तो अखिलेश यादव जी में कोई कमी नहीं है पीएम बनने से। वो भी एक पीएम के परफेक्ट कैंडिडेट हैं, हो सकते हैं, बाकी वो उनकी इच्छा के ऊपर है। तो ये तो अभी चुनाव के बाद डिसाइड होगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। ये तो विपक्ष के सारे बड़े नेता मिलकर तय करेंगे। अगर हम हमारे 70 से 75 या 80 के एमपी जीतते हैं तो हम क्यों नहीं प्रोजेक्ट करेंगे। अखिलेश यादव जी अगर इतनी बड़ी तादाद में उनके एमपी आते हैं तो उनका हक बनता है। ललन सिंह कह रहे थे कि बिहार, बंगाल, झारखंड में ही बीजेपी को 40 सीट हरा देंगे और मोदी को हटा देंगे। जब ये बात तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को पता चली तो वहां से भी रिएक्शन आया। टीम से लीडर जयप्रकाश मजूमदार ने कहा, अभी किसी पार्टी को यह नहीं कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा। चुनाव हो जाए, नतीजे आ जाएं, उसके बाद तय होगा कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। सबसे बड़ा जो बात सामने आया, ये ऑपोजिशन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर।
विरोधी पक्ष वो लोग का स्ट्रेंथ मिल रहा है। बीजेपी का सामने बहुत सारी चुनौतियां खड़ा हो गया है। सामने दिन में इलेक्शन में बीजेपी को सत्ता में आना मुश्किल है और ऑपोजिशन के लिए लड़ के बीजेपी को परास्त करना, डिफीट करना और उसका बाद एक साथ बैठ के एक अच्छा गवर्नमेंट बनाना अंडर एक एन एबल प्राइम मिनिस्टर। लेकिन कौन होगा वो प्राइम मिनिस्टर, वो टाइम बाद में ही दिखा जाएगा, टाइम आने पे दिखा जाएगा। हम लोग बताते हैं जो व्हेन ब्रिज विल कम वी विल क्रॉस इट। तो इस ढंग से ही हम लोग चलने वाला है। उम्मीद तो सब लगाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की बात आती है तो बिदक जाते हैं। कांग्रेस की तरफ से प्रमोद तिवारी सामने आए। प्रमोद तिवारी ने भी 2024 का सारा गणित समझाया और इसके बाद कहा फिलहाल वोट पर फोकस करना चाहिए, बाकी बातें बाद में होगी। 2014 में भाजपा सिर्फ 32% वोट, भाजपा का मतलब था उसमें जो गठबंधन में लोग शामिल थे, पाके सत्ता में काबिज हुई थी। तो यानी 68% लोग आज भी भाजपा के खिलाफ 2014 में थे और हैं। तो इन 68% को एक मंच पर अगर हम ला सकें और सिर्फ मैं ये कहूँगा जो ये 68% है उसमें 50% को हम ले आए एक मंच पे, 18% जो इंडिसाइसिव में छोड़े उनको, तो भाजपा का पतन ही नहीं सुनिश्चित है। भाजपा को पूरी तरह से पराजित किया जा सकता है, जो आज वक्त की जरूरत है। आज जो नेता इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं वो मोदी से असल में इतनी बार हार चुके हैं कि कहीं भी जरा सी उम्मीद की किरण दिखाई देती है तो उसे वो नया सवेरा डिक्लेयर कर देते हैं। 16 सीट इधर और 12 सीट उधर की गिनती करके दिल्ली में सरकार बदलने का सपना देखने लगते हैं। बिहार में नीतीश कुमार ने पाला क्या बदला, तेजस्वी यादव और दूसरे साथी दलों ने लालटेन में एलईडी नजर आने लगी। यह वैसा ही उत्साह है जो यूपी में नजर आया था जब मायावती और अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अलायंस किया था। उन्होंने भी मोदी को मात देने का दावा किया था। यह वैसा ही उत्साह है जब उद्धव ठाकरे में दिखाई दिया था जब उन्होंने शरद पवार और राहुल गांधी के सपोर्ट से सरकार बनाई थी और उन्हें लगने लगा था कि महाराष्ट्र में बीजेपी को साफ कर देंगे। राजनीति के इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मैं आपको दिखा सकता हूं, लेकिन पिछले 8 साल में देश की राजनीति में जबरदस्त बदलाव आया है। थोड़े दिन पहले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को लगता था कि जातीय समीकरण बिठाकर छोटे छोटे दलों को अपने साथ मिलाकर वो एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो बार बार कहते थे कि आ रहे हैं अखिलेश, वो कहते थे योगी तो अब मठ में जाएंगे, लेकिन ऐसी जातिवादी राजनीति की हार हुई। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी मानकर बैठे कि जनता मोदी को दोबारा नहीं चुनेगी। वो तो कहते थे कि हमारी सरकार आएगी, मोदी को जेल में डालेंगे, लेकिन मोदी की लीडरशिप में बीजेपी की सीटें 300 को पार कर गईं। इसलिए राजनीति को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। अब पुराने पैमानों पर लगाए गए अंदाजे गलत साबित होते हैं। जहां तक बीजेपी की बात है, उसके अंदाजे भी गलत साबित हुए। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगता था कि शिवसेना की विचारधारा ऐसी है कि वो कभी कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं जा सकती। विचारधारा बिल्कुल अलग है। बिहार में उन्हें लगता था कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में इतनी गाली गलौच हो चुकी है कि वो दोबारा साथ नहीं आएंगे, लेकिन उनके दोनों अंदाजे गलत साबित हुए। और दूसरी बात है, यह इंप्रेशन पैदा हुआ है कि बीजेपी सहयोगी दलों को साथ नहीं रख सकती। पुराने सहयोगी दल, चाहे वो शिवसेना हो या अकाली दल हो, उन्होंने भी बीजेपी का साथ छोड़ दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछले 8 साल में राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदली है। देश की जनता का दृष्टिकोण बदला है। मोदी ने राजनीति में मेहनत का पैमाना बहुत ऊंचा कर दिया है, राजनीति का तरीका बदल दिया है। इसलिए 2024 को लेकर जो भी कैलकुलेशन किया जाए उसमें इन सारी बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। अब बिहार की बात करते हैं। तेजस्वी यादव को बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने ज्यादा वक्त नहीं हुआ,
लेकिन लोग उन्हें उनके पुराने वादे याद दिलाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। चुनाव के वक्त तेजस्वी ने वादा किया था, अगर सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी चीफ मिनिस्टर तो नहीं बने, लेकिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इसलिए अब तेजस्वी को उनका पुराना वादा याद दिलाया जा रहा है और इससे तेजस्वी परेशान है। आज उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे, ये तो कहा था, लेकिन अभी तो वो मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, फिर भी वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। नौकरी हम लोग देंगे भाई, अभी तो ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए। अभी तो हम लोगों को बहुमत सिद्ध करना है और हम लोगों ने पहले कैबिनेट में राज्यपाल महामहिम का जो आदेश था कि हाउस बुलाइए और 2 हफ्ते के अंदर कीजिए, उस चीज को लेकर के कैबिनेट किए। हमने तो वादा किया था 2020 में कि मुख्यमंत्री बनेंगे तो देंगे, तो आप अभी तो उप मुख्यमंत्री, लेकिन आई एम रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आई एम इन द गवर्नमेंट राइट नाउ, तो हम इस चीज को भूले नहीं और वी आर वेरी सीरियस ऑन दिस इश्यू। विदिन 1 month you will see as a Bihar will be the single largest job giving in government jobs. बीजेपी ने तेजस्वी की बात को पकड़ा। संबित पात्रा ने कहा कि तेजस्वी सरकार में तो हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हैं, अब इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। तेजस्वी को साफ साफ बताना चाहिए कि 10 लाख नौजवानों को नौकरी कब देंगे। 2020 में उन्होंने कहा था कि हम आएंगे तो 10 लाख नौकरी देंगे। जब उनसे 2-3 दिन पहले पूछा गया कि अब तो आप आ गए हैं तो 10 लाख नौकरी का क्या होगा, तो वो कहते हुए नजर आते हैं कि देखिए अभी तो हम मुख्यमंत्री नहीं बने, हमने कहा था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे तब नौकरी देंगे। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मैं की कहानी है, मैं बनूंगा तभी होगा, हमसे कुछ नहीं होगा, ये हमको छोड़ करके मैं पे चले गए हैं। इसी परिवारवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सतत लड़ती रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। मुझे लगता है इस वीडियो के सत्यता के विषय में क्या अभिप्राय उप मुख्यमंत्री और परिवार का इसमें था, इस विषय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी जी को बताना चाहिए कि आखिरकार हम बड़ा है या मैं बड़ा है। ये बात सही कि तेजस्वी ने नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था। उन्होंने कई बार मंच से ये बात कही थी। तेजस्वी ने कहा था कि वो कैबिनेट की पहली मीटिंग में यही काम करेंगे, 10 लाख नौकरियां देने का वादा निभाएंगे। तो नवरात्र का समय है, संकल्प हमने लिया है, कलश बैठाया है। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हम मुख्यमंत्री बने, अगर मेरा पहला कलम अगर चलेगा, पहला अगर कैबिनेट मीटिंग में मंत्रिमंडल में हम पहला हस्ताक्षर अगर करेंगे तो 10 लाख नौजवानों को रोजगार, सरकारी नौकरियां देने का काम करेंगे। जो नेता ऐसे वादे करते हैं जो पूरे नहीं हो सकते, उनको ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के दावेदार ऋषि सुनक की बात सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करके जीतने के बजाय मैं हारना पसंद करूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।